स्टूडेंट, आज हम क्लास 7वीं का इतिहास का अध्याय नए राजा और उनके राज्य जो भाग 2 जो बाकी था उसको हम अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सातवीं का है ये इतिहास का अध्याय, नए राजा और उनके राज्य भाग 2। अभी आपको ये चोल साम्राज्य के समय जो उनका ध्वज था उसका चित्र आपके सामने है। जैसा कि हमने भाग 1 के अंदर देखा कि एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जैसा कि हमने पल्लवों को देखा, राष्ट्रकूटों को देखा, और इसके अलावा जो चालुक्य है, तो एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ ये संघर्ष करता था। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ रहे थे। हमने पाठ भाग 1 के अंदर देखा, और ये कनौज नगर काफ़ी प्रसिद्ध था। वहाँ का जो राजा है काफ़ी प्रसिद्ध, कनौज का राजा हर्षवर्धन का नाम आपने सुना है। तो ये इसको लेने के लिए काफ़ी आपस में युद्ध भी हुए। इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। मंदिर युद्ध के समय निशाना होते थे। जैसा हमने देखा कि अक्सर उस समय मंदिरों के अंदर काफ़ी सोना होता था, संपत्ति होती थी, और यह वैभव का प्रतीक होता था। और इसलिए एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र पर आक्रमण करके मंदिर के संपत्ति को भी अपने साथ ले जाता था, क्योंकि मंदिर अधिक धन संपन्न होते थे। लेकिन उसी समय कई दूसरे भी देश के आज के समय में वर्तमान जैसा अफगानिस्तान है या अन्य दूसरे देशों के राजा का भी हमारे देश के ऊपर उस समय आक्रमण होता गया है। अब यह राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता था। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन बनाने का प्रयास किया। उस समय मंदिर ये उपासना के प्रमुख केंद्र होते थे, और अक्सर लोग उत्सव और अन्य समय भी इन मंदिरों में आते थे। वे अपनी संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। उदाहरण, राजराजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण राजदेव ने किया। अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु राजा स्वयं ईश्वर का अवतार दिखाना चाहता था। जैसा कि राजा लोग खुद मंदिर तैयार करते थे और ईश्वर का अवतार के रूप में अपने आप को मानते थे। जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों की संपत्ति को लूटते थे, क्योंकि मंदिर उस समय अधिक संपन्न थे। अभी आप देखिए, हमने देखा कि 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में दक्षिण का ये चोल साम्राज्य, एक हिंदू साम्राज्य था, ये बहुत ही शक्तिशाली था। जैसा कि उनकी राजधानी पूर्वीचल, पुहेर या उरेर, ये जो है तमिलनाडु के अंदर आता है वर्तमान में, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। जैसा राजेंद्र प्रथम के समय जो तंजावुर, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें दूसरे मैप में आपको और क्लियर हो जाएगा, या तंजौर या कांचीपुरम को आप देख सकते हैं। ये पल्लवों पर उन्होंने, जो पल्लवों के पास कांचीपुरम था, उस पर कब्जा चालुक्य ने, जैसा विजय ने उनके ऊपर आक्रमण करके अपने हाथ में सत्ता हासिल की थी। तो उसमें जैसा उनकी तंजावुर है, गंगई कोंड चोलपुरम, या देख सकते हैं आप नागापट्टनम, तो ये चोलों का ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था। जैसा कि चोलों का हमने देखा, उसमें शासन 848 से लेकर 871 के बीच में विजयालय का साम्राज्य था, और यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और इन्होंने जैसा 9वीं सदी के अंदर
अ, चोल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में अ, अपना योगदान दिया। जैसा कि आखिरी चोल शासक जो था, उनका नाम था राजेंद्र तृतीय। 1246 से लेकर 1279 ये उनका समय है। चोल साम्राज्य की स्थापना ईस्वी सन पूर्व 300 में भी की गई थी, जैसा सम्राट अशोक के कुछ अभिलेखों के अंदर भी उसके बारे में जानकारी मिलती है। अभी आप देखेंगे जो पूरा उनका क्षेत्रफल था चोल साम्राज्य के समय का 13,89,968 वर्ग मील, इतना बड़ा क्षेत्रफल था। और उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि कलिंग है वो, ये जो ट्रेड उनका रूट जो होता था, व्यापार जो उनका चलता था, कलिंग जो उड़ीसा है ना, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, ये उधर आपका थाईलैंड है ना, यहाँ पर उनका ये व्यापार के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। जैसा चोला टेरिटरी के बारे में इसमें दिखाया गया है, और उनका इन्फ्लुएंस जो आपको पिंक कलर का भाग जो दिखाई दे रहा है, तो उनका प्रभाव उसमें कौन कौन से देश आते थे, यदि आज के वर्तमान स्थिति में हम जानना चाहते हैं तो उसमें भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये काफ़ी ऊपर है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इसके अलावा मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मालदीव, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के कई सारे इलाकों पर चोलों का अपना साम्राज्य था, और ये प्रदेश उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि यह साम्राज्य का विस्तार कितना बड़ा था। अब उसी समय सुल्तान महमूद द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर हमले हुए, और उसमें अफगानिस्तान के गजनी के शासक सुल्तान महमूद ने भारत के ऊपर कई आक्रमण किए। अब यहाँ सुल्तान का अर्थ है अरबी भाषा में, यह अरबी शब्द है, उसका अर्थ होता है शासक। उन्होंने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया, और अपने साम्राज्य का विस्तार उसने मध्य एशिया, ईरान, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम हिस्से पर उसने काफ़ी लड़ाई और वो प्रदेश अपने कब्जे में, या वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लूट करके संपत्ति जो अफगानिस्तान जो गजनी है वहाँ ले जाकर अपनी राजधानी को स्थापित, और वैभवशाली उसने राजधानी स्थापित की। अब ये गजनी के महमूद का जो प्रमुख निशाना होता था, जैसा मंदिर, जैसा बाकी अन्य शासक अपने दक्षिण भारत के देखे, पल्लवों को, चालुक्य है, चोल है, ये जैसे आक्रमण करके मंदिरों को लूटते थे, क्योंकि मंदिर काफ़ी वैभवशाली होते थे। तो इसी तरह गजनी के मोहम्मद ने जो आक्रमण किया, गुजरात का सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूट कर उन्होंने अपनी राजधानी गजनी में बनाई। महमूद ने जीते गए लोगों के बारे में इतिहास लिखने का जिम्मा अलबिरुमी नाम के इतिहासकार को दिया। उसने अरबी में एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था अल हिंद। इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, और इतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृत के विद्वानों का भी परामर्श यह अल हिंद नाम का ग्रंथ लिखने के लिए लिया था। दिल्ली के चाहमान शासक दिल्ली और अजमेर के आसपास, अजमेर आप जानते हैं कि राजस्थान में है वर्तमान में, क्षेत्र पर उन्होंने वहाँ पर अपना शासन जमाने की कोशिश की है। अब यह उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहाँ गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर के गढ़वालों से उनको टक्कर लेना पड़ा। चाहमानों के प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 यह उनका शासन का कार्यकाल है। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई। अभी आप ये देख सकते हैं चोल राज्य और उनके पड़ोसी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ गंगईकोंड, चलुपुरम और उरेयर, ये बीच में आप कावेरी नदी देख सकते हैं। ये कई सारी कावेरी नदी की शाखा है,
और इन्होंने अपने नदी के प्रवाह के साथ बालू कंकड़ मिट्टी लाकर घात वहाँ डेल्टाई मैदानी प्रदेश तैयार किया, और जिससे ये पूरा क्षेत्र आप जानते हैं कि कृषि की फसल के लिए उगाने के लिए बड़ा उपयुक्त प्रदेश था। या मदुरई को आप देख सकते हैं, ये पांड्यन जो दक्षिण में थे, यहाँ पर चोलों की सत्ता है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कल्याणी, चालुक्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यादवों का था। औरंगाबाद के पास कृष्ण देवराय रामदेव राय यादव। या कलिंग का है, दक्षिण कलिंग, तो ये काकतियों का है। लेकिन ये सीमा इनकी परिवर्तनशील सीमा है। यह देख सकते हैं आप, नर्मदा है, इसके अलावा तापी, ये नदियाँ है, यह अलग ये तुंगभद्रा नदी है। तो ये समतल मैदानी प्रदेश तैयार हुआ, और उसमें कृषि 5वीं सदी से लोगों ने जंगलों को साफ करके कृषि करना प्रारंभ किया था। ये उरेर से तंजौर तक क्या है, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। जैसा कि हमने देखा कि उनका शासक पहले कौन था। कावेरी डेल्टा में मुटरियार नामक से एक मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत, मतलब उनके अधीन थे, पल्लवों के। उरेर के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। उसने वहां तंजावुर और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी क्षेत्रों को जीता और अपनी ताकत को बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लवों के इलाकों को इन्होंने विजयालय ने अपने साम्राज्य के अंदर मिला दिया, और जैसा कि यह चोल साम्राज्य का क्षेत्र का विस्तार उन्होंने किया। चोल शासक राजराज प्रथम, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में इनको जाना जाता है। ये 10वीं सदी में इनको ये राजा बने। राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक, ये चोल सम्राटों में या चोल शासकों के अंदर इनका नाम आता है। सन 985 में राजा वे बने। उन्होंने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। जैसा उत्तर और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो पूरा इलाका था उरेर और कांचीपुरम के आसपास का, उस पर उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने अपने साम्राज्य का पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र का नाम था राजेंद्र प्रथम। उसने पिता की नीतियों को जारी रखा। जैसा पिता की नीति ये थी, क्षेत्र विस्तार की नीति थी, तो उन्होंने भी अपनी पिता की क्षेत्र विस्तार की नीति को आगे बरकरार रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमले किए और जल सेना को बनाया। जैसा कि मैंने अभी आपको लगभग 10-11 देश बताए, कंबोडिया है, थाईलैंड है, तो वहाँ पर अपना श्रीलंका है, तो उन्होंने अपने सत्ता का साम्राज्य का विस्तार किया। चोल शासकों द्वारा भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार मिलता है। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े मंदिर उन्होंने बनाए, और चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र थे। मतलब जो आसपास समतल मैदानी इलाका था, वहाँ की कृषि खेती होती थी, काफ़ी अच्छी उपज थी, तो वहाँ पर जो चोल मंदिर चोल शासकों के द्वारा बनाए गए, तो आसपास काफ़ी बस्तियाँ भी बसने लगी, और उसमें एक प्रमुख केंद्र जो था चोल मंदिरों का। तो शिल्प उत्पादन के केंद्र मंदिर शासक और अन्य लोगों के कारण संपन्न हुए, क्योंकि मंदिरों में लोग आते थे पूजा अर्चा के लिए, दूसरी जगह के भी लोग आने लगे। भूमि उपज का उपयोग मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित है, मालाकार है, बावर्ची है, मेहतर है, संगीतकार है। जो भूमि उपज का जो उत्पादन होता था, तो इसका फायदा मंदिर और मंदिर के आसपास जो व्यवस्थापन में लगे हुए लोग थे, उनको भी उसका फायदा होता था। उसी समय उत्तर भारत के भी जो ब्राह्मण है, वह दक्षिण भारत में आकर वह चोल साम्राज्य के समय बसने लगे। या गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस पर यदि आप गौर करते हैं, आप ये देखिए मंदिर कैसी पतला हुआ है,
और उसमें बाहरी दीवारों पर सजाने के लिए पत्थर की जो मूर्तियाँ अलंकृत की गई है, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, उसमें अलग अलग प्रतिमा यह आपको दिखाई देती है। बड़ा सुंदर मंदिर है। मंदिर के सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। मंदिर केवल पूरा पूजा अर्चा करने का ही स्थान नहीं बचा था, तब तक वे आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे, क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलता था। जैसा हमने देखा, बावर्ची है, वास्तुकार है, शिल्पकार हैं, और सामाजिक और सांस्कृतिक के केंद्र बने। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य की प्रतिमा, जैसा तांबे और टीन को बनाकर मिलकर जो है कांस्य बनता था, तो उसमें प्रतिमाएं तैयार करने लगे। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी। अभी आप देख सकते हैं ये कांस्य की प्रतिमा जो आपकी किताब में चित्रचार, एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी से उसे अलंकृत किया गया है और ये कैसे बनाई जाती थी। अध्याय आप 6 में देखिए, जैसा कि ये मूर्ति तैयार करने के लिए पहले मिट्टी की मूर्ति तैयार की जाती थी और उसके बाद उस मिट्टी की मूर्ति तैयार करके होल करके उसके अंदर मोम को जो है गर्म मैन को छोड़ा जाता था और फिर उसके बाद मोम की जो है मूर्ति बनाई जाती थी और उसके ऊपर मिट्टी का वेस्टन होता था और उसके बाद उसको गर्म करके अंदर के मोम को पिघलाया जाता था और बाहर आता था। उसके बाद उसके अंदर कांस्य डालकर वो इस तरह की मूर्ति तैयार होती थी। आप जो किताब है अध्याय 6 के अंदर आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। चोलों की कृषि और सिंचाई व्यवस्था क्या है। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में नए नए विकासों के माध्यम से संपन्न हुई, जैसा मानचित्र 2 में आप देख सकते हैं। पीछे गया, जैसा हमने देखा, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में मिल जाती है और वह किनारे पर उपजाऊ मिट्टी को जमा करती है। जैसा कोई भी मिट्टी समतल मैदानी प्रदेशों में जब आती है तो जो मिट्टी अपने साथ में लाई है उसको वही छोड़ देती है, तो इसी तरह सपाट समतल मैदानी इलाका बन जाता है, जैसा कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टाई प्रदेश। इसी तरह दक्षिण का तुंगभद्रा, कावेरी, इन नदियों ने समतल मैदानी प्रदेशों में जो है काफ़ी डेल्टा का प्रदेश उपजाऊ मिट्टी का वह जमा करके तैयार किया है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की कृषि खेती के लिए मुहैया किया जाता था। कुछ इलाकों में पहले से जंगलों को साफ किया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए। पानी खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया। जैसा आप देखते हैं, नहरें यानी मराठी में जिसको कालवे, तो नहरों का उपयोग नदी के पानी का अपने खेतों में ले जाने के लिए किया और उन्होंने काफ़ी अपने खेतों में कृषि का उत्पादन बढ़ाया। साल में दो दो फसलें लेना शुरू किया। इसके अलावा जहाँ पर नहरों का पानी नहीं जाता था वहाँ पर उन्होंने कुएं खोदे। जैसा कि वर्षा के पानी को रोककर उन्होंने विशाल सरोवरों का निर्माण किया। पानी का बंटवारा शासक और गांव वालों के द्वारा किया जाता था। अभी आप देख सकते हैं ये जैसा कि हमने मानचित्र 2 की बात की थी, यहाँ पर ये कावेरी नदी है, अलग अलग शाखाओं में यह बटी है और उसके बाद यह समतल मैदानी इलाका तैयार किया है। आप यह देख सकते हैं उनकी 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलधार, ये देखिए आप, हौज नदी के शाखाओं के मतलब उसमें पार करके प्रवाह को इसी तरह वह नियंत्रित करते थे और इस पानी को खेतों की सिंचाई के लिए उसका उपयोग करते थे। जलदार जो है पारंपरिक लकड़ी या धातु आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने और नदियों के नहरों के प्रवाह को संचालित करने का काम इसे किया जाता था। चोल साम्राज्य का प्रशासन किस तरह है। किसानों की बस्तियों को ऊर कहलाती है। जो बस्ती जहाँ पर किसान रहते थे उनको ऊर कहते थे।
सिंचित खेती के साथ समृद्ध इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहते हैं। जो गांवों के समूह होते थे इनको नाडु कहते थे। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने वाले प्रशासकीय कार्य करते थे। अब ये वेल्लाल जाति क्या होता था, बहुत ही धनी संपन्न किसान हुआ करते थे, जो चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। अब इनका क्या है, न्याय और कर वसूलने का काम भी ये लोग करते थे। तो ये वेल्लाल जाति के लोगों को उनका काफ़ी सम्मान होता था। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं द्वारा सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी तीनों राजाओं की अपनी सेवा देने वाला वेलन या किसान, इस तरह की उनको उपाधि दी जाती थी और ये चोल शासकों के लिए गांव के सबसे निचले स्तर पर काम करते थे। भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि के जो विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब ब्राह्मणों के अलावा अन्य लोगों के पास जो भूमि होती थी वो वेल्लन वगाई होती थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, जैसा कि मंदिरों से संबंधित ब्राह्मण जो कार्य करते थे या प्रशासन में मदद करते थे, उसके बदले उनको ब्रह्मदेव के रूप में जमीन मिलती थी। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुमट्टुकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, मंदिर के लिए उपहार के रूप में दी जाती थी और उस पर मंदिर का खर्चा चलता था। पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दी गई भूमि। अभी यह तमिलनाडु के चिंगलपुट्टी जिले उत्तर मेरूर के अभिलेख में ब्राह्मण सभा का गठन कैसा होता था, उसके बारे में आपको ये जानकारी मिलेगी। वह अभिलेख एक मिला है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तर वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। मतलब ये अलग अलग प्रकार की समितियां ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर काम करती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनमें उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे, मतलब ड्रॉ सिस्टम, और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए हर एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब देखिए, वहाँ पर कोई तालपत्र का एक छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और उसमें मिट्टी के बर्तन में, और छोटे लड़के को अलग अलग जो कमेटी होती थी उसमें किसका नाम रहेगा वो चिट्ठी उठाता था। मतलब यह बिल्कुल आपको गुप्त मतदान पद्धति से और ये इस तरह की प्रक्रिया होती थी। अभिलेख और इसमें लिखित सामग्री क्या। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। अब जैसा कि उनके पास अपना घर होना चाहिए, जो इस सभी समिति का सदस्य बनना चाहता था उसको अपना घर होना है। उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जैसा यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो ऐसे व्यक्ति को समिति का दोबारा सदस्य वो नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी थी उसके अंदर। अभी एक छोटी सी उनका और एक अभिलेख में क्या है, अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन चोल साम्राज्य के समय कैसा था। 12वीं शताब्दी के तमिल कृति पेरिया पुराणम में एक उदाहरण मिलता है। अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा पुलाया ऐसा एक समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें उच्च किस्म के
पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़ी की पट्टियों से घिरे हुए बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए हैं, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। और मारूद के पेड़ों की छाया में एक मजदूर ने अपने बच्चों को चमड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलिया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलयासियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो इस तरह का वर्णन आपको मिलता है। तो अब हम इस अध्याय के ऊपर हम कुछ आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष से क्या तात्पर्य है? दूसरा, चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चाहमान यानी चौहान, जो दिल्ली के चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, चाहमानों के यानी चौहानों के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? गंगईकोंड चोलुपुरम मंदिर का निर्माण किसने किया? तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? चौथा, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? और पांचवा, चोल मंदिरों के स्थान कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? चोल मंदिरों के स्थान कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? तो नमस्कार, अभी ये हमारा समाप्त हुआ। आप उसे देखें और जो नीचे दिए हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लिखें। धन्यवाद।